खुशामदीद आपको एक बार फिर से प्रोग्राम में कहेंगे। आज के टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं और अब हम जिस दौर में रह रहे हैं इसको कहा जाता है जी पढ़े लिखे लोग हैं और जिद्दत ये दौर इख्तियार करता चला जा रहा है। हम देख रहे हैं वो लोग जो कि पढ़ लिख भी गए हैं, जिनके घर में अच्छे लोग जो हैं मतलब तालीम हासिल करके बड़ी अच्छी जगहों पर नौकरियां कर रहे हैं, लेकिन कुछ मसाइल हमारी सोसाइटी में हैं, चलते आ रहे हैं। हम बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों में भी देख रहे हैं कि वो नहीं बदल पा रहे हैं। अच्छा, आप कम पढ़े लिखे लोगों के तो ये मसाइल हैं, बट क्वेश्चन मार्क वहाँ पर है जब लोग पढ़ लिख जाते हैं लेकिन ये ज़हनी हालत जो है ना उनकी, ये हमेशा दबी रहती है, यहाँ पे कोई तब्दीली नहीं आती है। सो इससे क्या होता है, बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, इससे बहुत सारे घरेलू मसले पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस एक बड़ी वजह है। ये आप गाँव वाली साइड पर देख लें, देहातों वाली साइड पर वहाँ तो होता आ रहा है, बट पढ़े लिखे लोग भी इसके मुर्तकिब पाए जाते हैं। ख़वातीन जो कि तशद्दुद का शिकार होती हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट मैंने मीडिया रिलेटेड ही देखे। ख़वातीन जो मीडिया पे काम कर रही हैं उनके घर में ऐसे डोमेस्टिक वायलेंस के वाक़यात हुए, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने भी देखे होंगे। सो सवाल ये है कि इतनी जिद्दत के बावजूद ये चीज़ें क्यों मुख्तलिफ हमें नज़र आ रही हैं, ये बिहेवियर क्यों नहीं चेंज हो पा रहा? क्योंकि हम देखते हैं कि इन मामलात को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचाया जाता। कानून में कहीं सुकम है, इन मामलात को इतना लंबा कर दिया जाता है, कुछ जगहों पर हम देखते हैं सुलह सफाई से भी ये मामलात हो जाते हैं, बट हम कम लोगों को देखते हैं कि कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। इस तरह के केसेस को बड़ा प्रोलॉन्ग किया जाता है। सो इन मामलात पे भी बात करेंगे। बैरिस्टर एजाज मलिक साहब माहिर कानून है, हमारे साथ मौजूद हैं, अपने प्रोग्राम को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। डोमेस्टिक वायलेंस मैंने जैसे कि कहा कि महदूद नहीं है, वो देहातों में गाँव में होते हैं ये वाक़यात, शहर में भी होते हैं, पढ़े लिखे लोगों में भी होते हैं। क्यों? मेरा ख्याल है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा हमारी सोसाइटी के अंदर बीमारी के तौर पर ट्रीट किया जा रहा है कि जिसकी कई शक्लें हैं। अगर हम अंडर डेवलप एरियाज़ में चले जाएं, वहाँ पर तो तशद्दुद एक आम वायलेंस है कि आप मार पीट करते हैं, गालम गलोच करते हैं। लेकिन जो आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में जिस बात को किया कि जो पढ़े लिखा तबका हमारी मतलब डेवलप सिटीज़ के अंदर, जिस तरह लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इन मेन सिटीज़ के अंदर जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा है। वो औरत को इतना ज़्यादा जबर, उसको बातें कर करके वो उसको कभी हम एड्रेस नहीं करते। यानी कि अगर किसी पर तशद्दुद हो, किसी को मारा पीटा जाए, वो तो हम बहुत आसानी से बात कर लेते हैं, लेकिन जो एक तसलसल के साथ साइकोलॉजिकली प्रेशर डाला जाता है उस पर कोई बात नहीं करता। तो मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि लेजिस्लेशन इस चीज़ को एड्रेस करे कि जो डोमेस्टिक वायलेंस नॉट इन द शेप ऑफ फिजिकल अब्यूज़ है, जो कि मेंटली टॉर्चर है, जो कि साइकोलॉजिकली प्रेशर है, उसको अभी तक ये नहीं डिफाइन हो पाया। देखिए, लॉ ये कहता तो है कि अगर आप किसी को कोई मेंटली टॉर्चर करते हैं, यू आर इंटाइटल्ड टू गेट द योर ऑल पेमेंट्स फ्रॉम द कोर्ट। आप उसको सू करके उनसे पेमेंट्स ले सकते हैं, मगर इसको डिफाइन करना बहुत मुश्किल काम है, इसको साबित करना बहुत मुश्किल। अभी तक हमारे यहाँ वायलेंस कैसे कहते किसे हैं? मारपीट करना, तशद्दुद करना? यहाँ पर तो यही कहा जाता है, लेकिन रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है जो फेडरल गवर्नमेंट एक बिल लेकर आ रही है, विच इज़ डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड बिल 2025। अब इसके अंदर बहुत खूबसूरती के साथ डोमेस्टिक वायलेंस को इलेबोरेट किया गया है, और इसके अंदर कौन इस डेफिनेशन के अंदर फॉल करेगा उसको भी बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया है। अभी तो इवन तो इट्स जस्ट इम्प्लीमेंट टूवर्ड्स इस्लामाबाद टेरिटरी ओनली, लेकिन फर्दर मे बी गवर्नमेंट पंजाब विल अडॉप्ट दिस बिल एज वेल। तो इसके अंदर जिस तरह डोमेस्टिक वायलेंस को, मैं आपको सिंपली सिर्फ उसमें ये एक्सप्लेन करूं कि सिर्फ ये कह दिया गया है सिंपली कि वो चीज़ें विच इज़ नॉट डिफाइंड अंडर द पाकिस्तान पीनल कोड दैट विल बी ऑल्सो कंसिडर एज अ डोमेस्टिक वायलेंस। किसी को गालम गलोच करना अपनी वाइफ को, इवन तो इसके अंदर सिर्फ जेंडर औरत को नहीं कहा गया, सो इसमें बच्चे को, मर्द को, औरत को, इवन औरत अगर मर्द को भी गालम गलोच करती है, किसी को भी, इवन के ट्रांसजेंडर तक को डिफाइन किया गया। अच्छा, कि अगर कोई किसी को जो डोमेस्टिकली लिव इन है, वो किसी रिलेशनशिप में है विच इज डिफाइंड बाय द पाकिस्तान लॉ, और वो उसको वायलेट करता है, वायलेंस क्रिएट करता है साइकोलॉजिकली, इवन के वो उसको जो उसके ऊपर खर्चा ड्यू है वो नहीं देता,
इसको बड़ा डिटेल डिफाइन किया गया है कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे पास ऑलरेडी वी हैव अ लॉट ऑफ लेजिस्लेशन ऑन द डोमेस्टिक वायलेंस एंड फैमिली लॉज। लेजिस्लेशन के पास आपके पास केसेस भी ढेरों होंगे, बिल्कुल है ना ऐसे, बिल्कुल ऐसा, जिन पे कभी जिनका कोई नतीजा ही नहीं कभी निकला, जो चलते चले आ रहे हैं, वो चाहे डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, वो चाहे खर्चा ना देने के हैं। क्यों ये मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचते हैं, क्यों इतने लंबे हो जाते हैं? ऐसा नहीं है कि मंतकी अंजाम को नहीं पहुंचते। देखिए ना, एक आम सा केस है, आपके पास एक खातून आई, उसने कहा जी मेरी सेपरेशन हो गई है, मेरे बच्चों का खर्चा लगना है। अब ये महीनों केस चले जाते हैं, हमारे अपने रिपोर्टर हर रोज सिविल कोर्ट में भी होते हैं, हाई कोर्ट में भी होते हैं, हम यहाँ बैठे ये मामला रिपोर्ट कर रहे होते हैं। ये कोई इतना लंबा मामला तो नहीं है, क्यों? असल में देखें, सबसे जो बुनियादी मसला है इसके अंदर, इसको डिटरमिन करने में, वो सबसे बड़ा इशू है ओवरबर्डन होना। हमारी कोर्ट्स बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन है। देखें, आप इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और आई थिंक द पीपल हैज़ टू बी एजुकेटेड अबाउट दिस कि एक फैमिली जज के पास एक दिन में 120 प्लस केसेस पेंडिंग होते हैं। अगर आप सुबह एग्जैक्ट, आजकल अब टाइम 9 बजे है, 9 से 4:30, अगर आप सिर्फ इस 6-7 घंटों में 120 केस को किस तरह डिसाइड कर सकते हैं या सुन कैसे सकते हैं? तो सबसे बड़ा जो मसला है वो है कोर्ट्स बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड है। सो कोर्ट्स की, ज़्यादा कोर्ट्स की, जुडिशियल कम्प्लेक्सेस की हमें बहुत अशद ज़रूरत है। एज अ मेंबर ऑफ माई लीगल सिस्टम, हमने इस चीज़ को डेली रूटीन में फेल किया कि जजेस डोंट हैव अ टाइम। अब वो जो काम कर भी सकते हैं, वो ओवरबर्डन होने की वजह से वो भी नहीं कर पाते। ठीक है, एजाज साहब, आपसे रहनुमाई चाहिए। खातून जिसको तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मुसलसल तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, क्या रास्ता है उसके पास? उसको सबसे पहले करना क्या है? देखें, अगर तो उसको फिजिकली अब्यूज़ किया जा रहा है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसको मारा पीटा जा रहा है, तो सबसे पहले तो शी कैन कॉन्टेक्ट टू द पुलिस। पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि अगर किसी को भी फिजिकली, वो चाहे कोई रिलेशनशिप में ना भी हो, आई एम जस्ट सेइंग ओवरऑल, तो वो पुलिस का काम है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अनफॉर्चुनेटली ये जो आपने जिस तरह बात की कि कानूनी हुक्म मौजूद है हमारे अंदर, तो हमारे लीगल सिस्टम के अंदर पुलिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर लीगल सिस्टम। नो डाउट। पुलिस का पहला काम होता है कि जी मियाँ बीवी हैं, इनकी सुलह करवा दें। सो आई थिंक ठीक है, कोई भी औरत, मतलब बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी, आई बिलीव इन आवर सिस्टम कि कोई भी औरत डे 1 पर कभी भी पुलिस के पास नहीं जाती। जब औरत की एक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, देन दे विल गो टू द पुलिस। और जब वो पुलिस के पास जाएंगे, सो पुलिस को बजाय इसके कि उनके अंदर अफाम व तफहीम के साथ चीज़ों को सॉर्ट आउट करे, आई थिंक कि पुलिस को फौरी एक्शन की ज़रूरत है। और औरत के पास सबसे पहला फौरी एक्शन क्या होता है? एफआईआर कट कर दी जाती है? एफआईआर बिल्कुल कट कर देनी चाहिए। एफआईआर के बगैर अगर कोई खातून अदालत तक रुजू करे, वो तब कानूनी कार्रवाई का आगाज नहीं होता? देखें, मैं आपसे एक रास्ता पूछना चाह रही हूँ ना, ताकि लोगों की रहनुमाई हो जाए। बिल्कुल। सबसे पहले तो अगर वो फौरी तौर पर रिलीफ चाहती है, जहाँ पर फिजिकली अब्यूज़ किया गया है, टॉर्चर किया गया है, तो वो पुलिस के साथ रब्ता करके पुलिस को फौरन तौर पे बुलाकर पुलिस उसके खिलाफ, लेकिन ना उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, उसको एक तहफ़्फ़ुज़ भी तो चाहिए ना, तो वो कैसे मुमकिन होगा? पुलिस, देखें, आपको अपने अदारों के ऊपर यकीन करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर हम अपनी सोसाइटी पे रहें और यहाँ पर अपने अदारों पर यकीन ना रखें। वी हैव टू ट्रस्ट ऑन आवर इंस्टीट्यूशंस, जो काम करते हैं बहरहाल, लेकिन ओवरबर्डन, प्रेशर ट्रस्ट भी तो डेवलप करना पड़ता है ना। वो अब वहाँ से मैं इस चीज़ में ना, आई वुड से कि पंजाब गवर्नमेंट, राइट नाउ पंजाब गवर्नमेंट इज एब्सोल्युटली प्रोवाइडिंग ऑल दोज प्रोटेक्शन टुवर्ड्स वुमेन। अग्री, 100% अग्री, क्योंकि सीएम साहबा तो खुद बार बार कहती हैं कि मेरी डेडलाइन है। बिल्कुल है सर। तो इस पे तो नो डाउट कि उन्होंने खुद कहा कि कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। सो हम उस तरफ दोबारा आ जाते हैं कि क्या करना है। एक खातून को पुलिस के पास गई, वहाँ से एफआईआर हो गई, और फिर वो आएंगी, कानूनी रास्ता मजीद उन्होंने क्या? एक तो है जो आप फिलफोर आप काम कर सकते हैं। दूसरा रास्ता जो आपके पास मौजूद है वो है किसी भी सूरत में, फॉर एग्जांपल आप समझते हैं आपको खर्चा नहीं दे रहा, आप इस वजह से टॉर्चर हो रही हैं, आपको आपके बच्चों की देखभाल नहीं कर रहा, तो आपके पास डायरेक्ट राइट है फैमिली कोर्ट्स में जाने का। ठीक है, फैमिली कोर्ट्स इस चीज़ को, अगर तो आपके पास सारी चीज़ें, देखें थोड़ा सा ना, अब हमें इस चीज़ को भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ औरत ये नहीं कह सकती कि मेरे पर जुल्म हुआ। औरत को खुद भी कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा
कि उसको ये पता होना चाहिए कि उसका जो मर्द है, जो खावंद है, जो उसका हस्बैंड है, वो काम क्या करता है। मेरे पास जितने भी फैमिली केसेस आते हैं उसको फीमेल्स की तरफ से, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि औरत को यही नहीं पता होता कि उसका खावंद का सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मतलब ये तो पता है कि जी फॉर इंस्टेंस आई एम जस्ट सेइंग कि वो न्यूज़ चैनल में काम करता है, लेकिन ये नहीं पता कि उसकी सैलरी स्लैब क्या है। और सवाए गवर्नमेंट ये एम्प्लॉयज पता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोर्ट ये आपको हर खातून का राइट है कि उसको पता हो कि उसका बिल्कुल जो पता हस्बैंड है होना वो महाना चाहिए, कितने पैसे कमा रहा है। बिल्कुल पता होना चाहिए। कोर्ट के पास जब आप जाएंगे, कोर्ट में ये चीज़ साबित करेंगे, तो कोर्ट ने उस शख्स को जब डिटरमिन करके बताना है तो पहले कोर्ट देखेगी कि वो कमाता कितना है। अगर एक औरत जाकर के जी मुझे 1 लाख खर्चा चाहिए, मर्द की तनख्वाही 1.5 लाख है, तो वो 1 लाख तो नहीं कोर्ट अवार्ड करेगी ना। अगर औरत ये चीज़ एस्टेब्लिश कर दे कि ये 150 या 1 लाख के ब्रैकेट में मेरा खामद कमाता है, तो कोर्ट कैन अवार्ड मोर देन 40,000 30,000 के करीब कोर्ट ठीक उसको अवार्ड कर सकती है। ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट राइट कि आप उसको कोर्ट जाएं। सो पहला राइट था आप क्रिमिनल कार्रवाई करें। अगर बच्चे नहीं हैं तो औरत का खर्चा भी देना मर्द की जिम्मेदारी बिल्कुल है, जिम्मेदारी है, क्योंकि वो उसके निकाह में है। बिल्कुल उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है। औरत की जिम्मेदारी, औरत मर्द के ऊपर ये लाजिम बात है कानून की तरफ से कि मर्द ने नान नफका यानी कि सारा उसका मेंटेनेंस, अगर बच्चे नहीं होते तो औरत का। इवन कानून ने तो यहाँ तक डिटरमिन किया है कि इन केस ऑफ डिवोर्स तो मर्द जो इद्दत का पीरियड है डिवोर्स के बाद, उसका खर्चा देने का भी पाबंद है। चाहिए मर्द उस खर्चे से भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तो अगर आप ये कहें कि इसमें हम तो चूंकि यूजुअली हम अपनी कोर्ट्स में ये रूटीन है हमें देखना कि अगर कोई औरत कोर्ट्स की तरफ चली जाती है तो मर्द ऑलवेज इन ट्रबल एज पर लॉ। अच्छा, थोड़ा टाइम जरूर लगता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये 1 या 2 या 3 दिन का काम है, इट वुड टेक सम टाइम। अगर कोई ये नहीं कर रहा, मर्द खर्चा नहीं दे रहा, तो क्या सजा होती है, जुर्माना होता है? नहीं, कोर्ट पाबंद है। अगर फॉर एग्जांपल वो सरकारी मुलाजम है तो कोर्ट पाबंद है कि वो उसकी सैलरी अटैच कर देती है। अगर वो कोई प्राइवेट करता है तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टीज को स्टेटस को कर देती है, स्टे कर देती है। स्टे ग्रांट होने के बाद कोर्ट आल्सो हैज अ पावर कि वो उस जो प्राइवेट उसकी शॉप है उसको सेल करके इनका खर्चा दें। सही। सो सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने सिस्टम के साथ थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं क्योंकि डिले बहुत है। लेकिन डिले की मैंने जो पहले आपको मेनली रीजन बताई, दैट इज ओवर बर्डन होना कि एक जज के पास 100 केसेस हैं, लेकिन एज पर लॉ मैं समझता हूँ पाकिस्तान इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसके अंदर सबसे अच्छी लेजिस्लेशन मौजूद है। इम्प्लीमेंटेशन में जरूर प्रॉब्लम्स हैं, बट और ज्यादा प्रॉब्लम है, वजह ये है। अच्छा, अब अगर मुसलसल घर में रहती औरत को कोई डरा रहा है, धमका रहा है, गालम गलोच कर रहा है, धमकियां दे रहा है, मेंटली टॉर्चर कर रहा है, ऐसे में भी औरत जा सकती है, कोर्ट से रुजू कर बिल्कुल जा सकती है? सकती है, बिल्कुल। देखें, मैंने आपको जिस तरह कहा ना कि अब सोशल मीडिया का दौर है, अब कोई ये नहीं कह सकता हमारे घर पर टीवी नहीं है। टीवी का तो दौर भी खत्म हो गया। अब तो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से एवरीबडी नोज के क्या चल रहा है, क्या लेजिस्लेशन चल रही है, हमारे मुल्क में क्या चल रहा है, डेली रूटीन लाइफ का क्या चल रहा है। तो हर एक के पास वो प्रॉपर इंफॉर्मेशन मौजूद है। लेकिन थोड़ा सा हमें इसमें एक्टिवली अपने आप को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इन द सिस्टम। हाँ, ये बात ठीक है कि जो डोमेस्टिक वायलेंस है उसकी शेप चेंज हो गई है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसा मैंने कहा कि पहले डोमेस्टिक वायलेंस कंसीडर होता था किसी को अपनी औरत को मारपीट करना, अब गालम गलोच करना, अब तो गालम गलोच भी नहीं है। अब तो डावरी के ऊपर यानी जहेज के ऊपर जो तानेबाजी की जाती है वो गालियां तो नहीं होती। ये कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। ये इससे बड़ा मेंटल टॉर्चर क्या है जहां पर एक मर्द अपनी औरत के उसके माँ बाप को जो कि उसके ससुर लगते हैं उनको गालम गलोच करे ऑन द बेसिस ऑफ द डावरी। तो ये सब क्या है? ये कोई टॉर्चर नहीं है, ये टॉर्चर है। ये आप बहुत अपने बड़ा घर में टॉर्चर रहने है। वाली बच्ची को ये कह रहे हैं कि तुम तो ये नहीं लेके आई, तुम तो वो नहीं लेके आई, तो ये टॉर्चर किया जाना है। ये मेरे ख्याल से महसूस सिर्फ उस टाइम होता है जब आपकी बेटी के साथ कोई करता है। बिल्कुल ऐसा। आप किसी को ये कहते रहे कि तुम तो फलां चीज नहीं लेके आई, तुम तो फलां चीज नहीं लेके आई, शायद वो आपको एक नॉर्मल बात लगती है, बट आपको ये बात तब महसूस होती है जब शायद आपकी बेटी को ये तमाम चीज़ें कोई कहता है। बट हमने कानूनी रास्ता इसमें क्या है, अगर आपको कोई टॉर्चर कर रहा है ख़ासतौर पर ख़ातून को,
तो किस तरह से आप कानून आपकी हेल्प कर सकता है, उसके लिए क्या रास्ता अपनाया जा सकता है, हमने आपके साथ शेयर किया। अपने हकूक़ के बारे में अवेयर रहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, अदरवाइज़ ये मुआशरा जो है ये आपको दबाता चला जाएगा। तो आज के शो का मकसद भी यही था कि जी हम आप तक ये मैसेज जो है वो कन्वे कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम के लिए। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। रूडा, जहां पर एक नया शहर आबाद किया जा रहा है और नया शहर आबाद करते हुए उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखकर ये शहर आबाद किया जा रहा है जिसको हम कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म आपको आगे जाके मसाइल का सामना ना हो। शहर में हम अपने शहर लाहौर में अगर हम देखें तो यहाँ कहीं ना कहीं प्लानिंग में कुछ फुकदान रहा, प्लानिंग उस तरह से नहीं की गई और बहुत तेज़ी से शहर फैलता गया। आबादी बढ़ती है तो ये एक आपके पास ऑप्शन और कोई नहीं ना रहती, तो शहर आपके बढ़ते चले जाते हैं। अब जब फैलाव होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें साथ साथ प्लान करनी होती हैं। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाई तो हम बहुत सारे मसाइल से गुजर रहे हैं। बट यहाँ पर अट्रैक्शन बड़ी है, यहाँ पर चीज़ें आपको बड़ी एक सिमेट्री में नज़र आ रही हैं, यहाँ पर आपको प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त नज़र आ रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस नए शहर में बहुत सारे मसाइल आने वाले वक्तों में नहीं होंगे। हमारे साथ जो हमारे आज के मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ कराना चाहूँगी। सैयद अली आसिम साहब, असिस्टेंट डायरेक्टर सेल्स एंड कस्टमर सर्विसेज रूडा हैं। सो कस्टमर्स के लिए सहूलियात क्या हैं वो भी डिस्कस होंगी। वन विंडो इनका कैसा चल रहा है, अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं रूडा के हवाले से, आप ये जानना चाह रहे हैं कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, कमर्शियल प्लॉट्स कहाँ पर हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट कहाँ पर हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप तमाम इंफॉर्मेशन कैसे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हमने बात करनी है जी CB1 के हवाले से। सैयद अली आसिम साहब को वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी CB1 के बारे में हमने बात करनी है। सो इसका अभी मौजूदा स्टेटस बताएं और डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँची है ये बताएं। ओके, थैंक यू मैडम। एक्चुअली CB1 कुछ लोग इसको समझ नहीं पाते कि व्हाट डज CB1 स्टैंड फॉर। बेसिकली CB इज़ चहार बाग, और वो आपका सबसे मेरे ख्याल से बेस्ट प्रोजेक्ट है जी। जी ऐसा ही है। चहार बाग जो है वो जो है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का। वन ऑफ द इनिशियल स्टार्ट ऑफ दिस रूडास रेजिडेंशियल स्कीम्स। तो ये इंसेप्शन में आया था कोई 2022 के मिड क्वार्टर में, और उसमें 10 मरला और 1 कनाल के जो प्लॉट्स हैं बड़ी आसान एक साथ के अंदर हम लोगों ने आवाम के लिए रिलीज़ किए थे। और इस लोकेटेड राइट ऑन द रिंग रोड। कायद आज़म इंटरचेंज को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो वो आपकी साइड पे ऑन द राइट साइड, इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम द एयरपोर्ट साइड तो आपके राइट साइड पे जी, मैंने देखा बड़ा खूबसूरत सा उसका गेट बना। जी ऐसा ही है। एक टावर बना हुआ है एक्चुअली, इट्स एन एम्बलम जो कि तकरीबन 1-1.5 किलोमीटर दूर से आपको नजर आना शुरू हो जाता होता है। तो एज वी स्पीक राइट नाउ, जैसे आपने कहा इस पर डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, वो बेसिकली पूरा फुली डेवलप्ड है जी, और इट इज़ 100% सोल्ड। और जी घर भी बनना शुरू हो गया जी, एक घर उसके अंदर बनना शुरू हो गया है, और तकरीबन 45+ एप्लीकेशंस हमें मौसूल हो चुकी हुई हैं फॉर द वो जो नक्शा जात वगैरह होते हैं उनके अप्रूवल, क्योंकि अप्रूवल भी रूडा ही खुद देता है। अच्छा जी, बाय लॉज हमारे होते हैं और उनके मुताबिक जब नक्शे वगैरह आर्किटेक्ट, कोई भी आर्किटेक्ट हो वो आपने अपना हायर जी आप अपना हायर कर सकते हैं। तो वो आर्किटेक्ट उन बाय लॉज के मुताबिक जब नक्शा में देता है, हमारे डिपार्टमेंट को देता है, तो अप्रूवल के बाद आपसे होना है। जी रूडा ये का बहुत अच्छी चीजें हैं, क्योंकि आप देखते हैं ना बहुत सारी चीजें इशू कर रही होती हैं। आप घर बना लेते हैं, आपके नक्शे का मसला आ जाता है, जब एक छत तले ये तमाम चीजें हो जाएंगी तो आपको नक्शे लेके इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा, आपके मसाइल नहीं होंगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अंडर वन रूफ सब डिपार्टमेंट्स हमारे अवेलेबल हैं। तो वंस जब हमें अप्रूवल दे देते हैं तो फिर आप जो क्लाइंट होता है वो अपना घर बनाना स्टार्ट कर देता है। अभी एज वी स्पीक वहाँ भी अभी एक घर बनने ज़ेर तामीर है इस वक्त। और जैसे मैंने भी आपको कहा कि 45 तो वो हैं जो कि जिन्होंने एप्लीकेंट्स हैं जिन्होंने अभी नक्शे जमा कराए हुए हैं। देयर आर न्यूमरस अदर्स जिन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस जमा करा दिए हैं। दे आर मूविंग टूवर्ड्स हमें नक्शे जमा कराने की स्टेज पे आ चुके हैं। तो इंशाल्लाह ताला अगले 2 साल में आपको वो पूरा नज़र आएगा। चहार बाग में कमर्शियल एरिया भी है? जी बिल्कुल कमर्शियल भी है। और ये आपने बहुत अच्छे क्वेश्चन किए जी। हमारे जो मेन हब है चहार बाग का, बिगेस्ट राउंड अबाउट, जहाँ हमारा एक मॉन्यूमेंट भी हमारा वहाँ अवेलेबल है। तो उस पर 10 मरले की जो कैटेगरी है सिग्नेचर कमर्शियल हमने उस प्रोजेक्ट का नाम दिया है, वो हमने रिलीज़ किया हुआ इस वक्त आवाम के लिए, क्योंकि इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी काफ़ी ज़्यादा थे और लोकल भी ऐसे थे जो उस वक्त जब ये प्रोजेक्ट रिलीज़ हुआ था और सोल्ड हो गया था तो उनके पास चांस नहीं था।
सो नाउ दे वांटेड कि हमें कोई ग्राउंड प्लस 6 या 100 फीट हाई पे कोई कमर्शियल ऑप्शन हमें दी जाएं। जी हाँ, तो वो हमने फिर रिलीज़ की थी और बड़े जिसको कहते हैं कि अगेन बात ये कि सबसे जो पुल फैक्टर है हमारा, जो इंटरेस्टिंग अट्रैक्शन है वो ये कि वो भी इंस्टॉलमेंट्स पे है। जी अच्छा, ये जबरदस्त है कि आप एकदम भी बर्डन नहीं आप पे पड़ेगा, आप आसानी से आसान एक साथ में बिल्कुल ऐसे ही जी। 8 करोड़ रुपया उसकी टोटल अमाउंट है, 10 मरले का फुली कवर्ड वो प्लॉट होगा और विद अ पेमेंट ऑफ 30% डाउन पेमेंट हम क्लाइंट को या डेवलपर को या इन्वेस्टर को, जो भी आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनको ना सिर्फ हम सेल्स एंड मार्केटिंग राइट दे देते हैं बल्कि कंस्ट्रक्शन राइट भी हम उनको दे देते हैं। तो वो पेमेंट के दौरान जैसे जैसे वो इंस्टॉलमेंट प्लान चल रहा है वो अपनी कंस्ट्रक्शन को भी आपकी स्टार्ट गुफ्तगू कर से सकते मैंने हैं। अंदाजा लगाया कि ओवरसीज भी इसमें बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। जी ओवरसीज़ का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा। और वो मैडम इसलिए कि आपको पता है एवरीवन नोज कि हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, उनको एक ही खतरा होता है कि पाकिस्तान में पैसा भेजेंगे जमा दैट इज माय पॉइंट। अली साहब, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप बाहर से बैठ के जब यहाँ पैसा दे रहे होते हैं, यहाँ से प्लॉट आपने खरीद लिया, आपके प्लॉट पे कब्जा हो गया, वो उसमें किसी ने घर भी बना लिया, तो रूडा के अंडर जितने प्लॉट्स हैं वहाँ पर ये खतरा तो नहीं है? आप ऑनलाइन सारी चीज़ें कर रहे हैं, आपने प्लॉट देखा नहीं है, आप इधर आए नहीं, और जो लोग बाहर रह रहे हैं ना, उनका तो सालों में कभी कोई चक्कर लग गया ऐसे ही है। तो पैसे सिक्योर होते हैं? ऑफ कोर्स यही मैं आपको बताना चाह रहा था कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस पे। हमारे रूडा के जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं चहारबाग के, उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है जी इंटरनेशनल कस्टमर्स का, क्योंकि उनको पता है कि एक अथॉरिटी है जो कि उनकी पैसे की, उनकी इन्वेस्टमेंट की ज़मानत दे रही है, जामिन है। सो यस दे आर टेकिंग ह्यूज इंटरेस्ट इन आवर प्रोजेक्ट। जो बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज़ के साथ लोगों के धोखे हुए, यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है। नो नॉट एट ऑल। वो जो एलडीए में आपको लंबी लंबी लाइनों में लग के अपने नक्शे प्रूव कराने पड़ते हैं, यहाँ वो वाला सिस्टम नहीं है। इन्फॉर्मेशन अगर कोई चाह रहा है चहारबाग के हवाले से, अगर कोई इंटरेस्टेड है यहाँ पर कमर्शियल प्लॉट लेने के लिए, आपके वन विंडो भी आप एक्टिव हम लोग ना सिर्फ कि हम लोग बड़े फ्लेक्सिबल हैं जी। जितने भी हमारे क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो वापस जाते हुए उनका सबका तकरीबन यही इमेज होता है। बाद में जारी बात है हमारे साथ फ़ोन पे राब्ते पे भी होते हैं कि जी वो टिपिकल जो हमने तो सरकारी बाबू वाला चक्कर है वो नहीं और है। एलडीए वाला हमने एक वो देखा हुआ है ना, बचपन से देख रहे हैं। अच्छा जी, फलां चीजें प्रूव करानी है, घर बेचना है, आपको 6 चक्कर तो लगेंगे एलडीए के, फिर जाके आपका काम होता नहीं होता, वो एक अलग बात है। बेसिकली देखें जी, वो हमारे पास इस ओपन डोर पॉलिसी, वो हमारे पास भी आ सकते हैं, हम उनको खुद गाइड कर सकते हैं कि आप किस डिपार्टमेंट में चले जाएं। लेकिन हमने सेंट्रलाइज इस तरीके से कर लिया कि वन विंडो ऑपरेशन, जो कि हमारे जो उसका जो एड्रेस है 152 अली ब्लॉक गार्डन टाउन के अंदर है, वो बेसिकली हब है। वहाँ जाएंगे, आप उनको अपना प्रॉब्लम बताएंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन या आपको गाइडलाइन एग्जैक्टली उसी डिपार्टमेंट की तरफ कर देंगे। तो हमारे पास वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू भी कई क्लाइंट्स आते हैं। वन विंडो ऑपरेशन के थ्रू ही जितने भी इन्होंने अपने नक्शे वगैरह जमा कराने होते हैं वो उनको बड़ी परफेक्ट गाइडलाइन मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें आज तक किसी कस्टमर की तरफ से ये कंप्लेंट नहीं आई कि जिसको कहते हैं ना कि इधर से वहाँ जा, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल। चहारबाग में अगर स्क्रीन पे देख रही हूँ, मुझे बड़ी उसमें अट्रैक्शन नज़र आ रही है, बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। मैं चाह रही हूँ, मेरी जेब इतनी इजाज़त दे रही है, मैं 3-5 मरले का प्लॉट ले लूँ, ऑप्शन मौजूद है? जी बिल्कुल ऑप्शन मौजूद है। जो फेज़ 1 था इसमें अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन मौजूद नहीं था। 10 मरले और 1 कनाल की कैटेगरी थी, जैसे मैंने आपको बयान किया कि वो तो सोल्ड ऑफ हो चुकी ना। डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने 3-3.5 साल के दौरानिए में अपने रेट्स को रिवाइज़ किया था। 1 करोड़ 20 लाख पर 10 मरले का प्लॉट 1 करोड़ 20 लाख रुपए का था, उसको हम 1 करोड़ 32 लाख रुपए पे लेके गए। 1 करोड़ 32 लाख से एज वी स्पीक राइट नाउ उस वक्त 1.5 करोड़ है और स्टिल उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा जा रही है। लोगों की बहुत डिमांड थी, जैसे आपने बयान किया कि हर कोई तो नहीं खरीद सकता एक प्रीमियम। हाँ, तो 3 मरला और 5 मरले वाले क्लाइंट्स में हमारे पास बहुत ज़्यादा थे, मिडिल इनकम ग्रुप वाले जो होते हैं। तो उनकी खातिर हमने जनवरी 2024 में चहारबाग एनक्लेव, जिसको आप फेज़ 2 भी बोल सकते हैं चहारबाग का, वो हमने लॉन्च किया था। एंड दैट इज़ सिचुएटेड लाइक 2.5 किलोमीटर्स बिहाइंड द फेज़ 1। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह एज वी स्पीक राइट नाउ मोर देन 90% ऑफ इट इज़ सोल्ड एज वेल। अच्छा जी, वो भी बिक चुका हुआ है। और जिस तरह लोगों के साथ हमने वादा किया था कि 4 साल का पेमेंट प्लान था उसका, 2027 में इंशाल्लाह ताला हम लोग उसको भी डिलीवर कर देंगे लोगों को। अच्छा, 2027 तक अगर डिलीवर हो जाएगा तो वहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर वो तमाम बुनियादी ज़रूरतें
जहाँ मैं रह रही हूँ मुझे डोर स्टेप पे मैं जहारबाग की अगर बात करूँ जो आपका फेज़ 1 है, तो ये बड़ा ज़रूरी होता है। हमारी कोशिश होती है कि अच्छा मार्केट भी पास हो, हॉस्पिटल भी हो, अगर आपने खुदा ना खास्ता कोई डॉक्टर के पास इमरजेंसी या आपको डोर स्टेप पे वो तमाम चीज़ें मिले, तो ये हिस्सा है इस तमाम। जी ऑफ कोर्स ये जैसे मैंने अभी आपको बयान किया सिग्नेचर कमर्शियल का, तो ये बेसिकली क्लस्टर है, इट्स अ क्लस्टर ऑफ यू नो वॉक थ्रू और वॉक जिसको कहते हैं वॉकिंग ट्रैक भी उसके पास बना हुआ है। ये टोटल कमर्शियल है। ग्राउंड प्लस 6 का तमाम आपको बड़े ब्रांड्स भी वहाँ नज़र आएंगे, ग्रॉसरी भी नज़र आएगी, प्लस हमारे हर सेक्टर में सेक्टर शॉप्स भी हैं, कन्वीनियंस शॉप्स जिसको आप बोलते हैं। सो आप वॉक करके अपने जाके ग्रॉसरी वगैरह भी ले सकते हैं। हॉस्पिटल की भी सहूलत वहाँ मौजूद है और स्कूल की भी सहूलत, यानी कि जितनी भी मॉडर्न तकाज़ात से जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो हमारे तमाम की तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर ही मौजूद होंगी। मैं चाहती हूँ मेरा घर वहाँ पर हो जहाँ पर आपको एक ग्राउंड सामने अच्छी सी खूबसूरत सी नज़र आए, बच्चे खेल लें, सेफ माहौल हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, बच्चों के लिए साइकिल ट्रैक भी हो, ये तमाम चीज़ें। जी ऑफ कोर्स हर ब्लॉक में पार्क और वॉकिंग ट्रैक मौजूद है। ठीक है जी, और आप वहाँ पर बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट है, आपका साइकिलिंग ट्रैक भी है, हर जगह पे ये बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा, एनवायरनमेंट हमारे यहाँ बड़ा मैटर करता है। मैं ओवरऑल रूडा में अब जब काम तो हो रहा है ना, अब हमारे यहाँ एक सीजन स्मॉग के नाम से हमने समझ लिया है कि भाई ये सीज़न है स्मॉग आनी ही आनी है, ये सीज़न है डेंगू आना ही आना है। हमने उसको कैटेगराइज कर दिया और हम इंतज़ार कर रहे होते हैं कि अब जी वो सीज़न कब स्टार्ट होने वाला है। सो ये तमाम चीज़ें आप भी लाहौर में रह रहे हैं, देखते हुए तो रूडा अपनी प्लानिंग में इस तमाम चीज़ें शामिल कर रहा है कि अच्छा अगर ट्रैफिक के ये इशू हैं तो ये वहाँ नहीं होने चाहिए। अगर स्मॉग से रिलेटेड हमें ग्रीनरी को अगर ज़्यादा बढ़ाना है तो हम अपनी डेवलपमेंट में साथ साथ इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखें। ये तमाम चीज़ें इंश्योर की जा रही हैं। ये तो जी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। देखें लोगों का ना इससे तो हमारी आने वाली नस्लों ने जो है मुस्तफीद होना है। एग्जैक्टली लोगों के ना थोड़ी सी कंफ्यूजन है आजकल, वो रूडा को एक बेसिकली सोसाइटी समझते हैं, जबकि सोसाइटी जो है वो रूडा ही है। रूडा यानी कि चहारबाग है। चहारबाग हो गया, अभी जैसे मैंने आपको बता रहा था एनक्लेव है फेज़ 2, अभी चहारबाग फेज़ 1 की एक्सटेंशन भी हमने लॉन्च कर दी है रीवा के नाम से। ठीक है, वो शायद मैंने अभी आपको बताना भूल गया होंगे मे बी। तो वो चहारबाग फेज़ 1 की एक्सटेंशन है जिसमें 5, 10 मतलब और 1 कनाल के प्लॉट्स वहाँ मौजूद हैं और ऑन अ वेरी फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान ऑल्सो। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि लोग रियलाइज करें कि दिस इज़ नॉट अबाउट अ छोटी सी सोसाइटी, ठीक है, इट्स अ सिटी इन द मेकिंग। 1.5 लाख एकड़ पे अगर एक सिटी बन रहा है तो फॉर श्योर उसके जो इंटरनेशनल तकाज़ात हमने पूरे करने हैं, एनवायरमेंटल, इकोलॉजिकल और ये जो पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, क्योंकि डेफिनेटली अगर अभी आपने इसको कंट्रोल ना किया या स्टेप्स ना लिए तो फिर हम लोग क्लेम कतन नहीं कर सकते कि आपकी आने वाली नस्लों के लिए एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है। डेफिनेटली हमने फ्रॉम डे 1 इसको टेक केयर किया हुआ है। और कमिंग टू द पॉइंट ऑफ स्मॉग, हमारा एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट है। जी बिल्कुल, डिपार्टमेंट साहिबा को मधु करते रहते हैं। जी 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 बिल्कुल वही हैं। और वो तो बल्कि अगर वो ऑन स्पॉट भी चेकिंग कर रहे होते हैं और इन केस ऑफ कंप्लेंट जो कि वन विंडो के थ्रू भी हमें कभी कभी मौसूल हो रही होती है इन डिपार्टमेंट्स को, वो क्रैक डाउन भी कर रहे होते हैं। तो सील भी कर रहे होते हैं ऐसे एरियाज को जिनको डिस्पाइट सेवरल वार्निंग्स अगर वो इसको स्मॉग लिबरेशन के ऊपर वो काम अगर नहीं करते तो डेफिनेटली रूडा जो है ना बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स उनके ऊपर लेता हुई है। सही मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज ये होगा जी कि देखें आप अपनी नस्लों के लिए इस चीज़ के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो अपने ऑफस्प्रिंग्स, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर आप इन्वेस्ट करें जो कि हर लिहाज से सिक्योर हो, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, क्लाइमेट के लिहाज से इन कॉरेस्पॉन्डेंस हो, हेल्थ एक्टिविटीज़ वहाँ हो, एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ वहाँ हो और जिसको कहते हैं कि एक प्रोस्पेरिटी के मौके वहाँ मौजूद हो। सो इट्स नॉट कि मैं खुद रूडा को ऑफिसर हूँ, तो हमें नज़र भी आ रही है और मौजूद भी है, तो इससे बेहतर आपके लिए ऑप्शन क्या हो सकता है? जी वो मैं इट्स नॉट लाइक कि मैं खुद रूडा को ऑफिसर हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ, लेकिन एज अ थर्ड इंडिविजुअल मैं देखूँ अगर इस चीज़ को तो एक वक्त में जैसे इस्लामाबाद के लिए लोग आज कहते हैं कि हमने काश एक ज़माने में प्लॉट ले लिया तो ये क्योंकि बड़ा खूबसूरत कैपिटल है। सो मैं यही लोगों को एक पैगाम दूंगा कि इंस्टेड कि आप वेट करें क्योंकि बहुत क्विक सेलिंग हो रही है इसकी, तो इन्वेस्ट करें इस जगह पे और इंशाल्लाह ताला और भी कई एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स रूडा के आ रहे हैं जो कि हम लोगों को हम आपको बुलाते रहेंगे और इसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करते रहेंगे। थैंक यू सो मच, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे जी, स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आना है जी। इससे पहले हम बर्थडे लिस्ट की तरफ आए, हम स्पेशल बर्थडे विश करने जा रहे हैं जी। बिलाल अहमद साहब हैं जो कि सिटी 42 में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं एज ए रनडाउन प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर। ये जो आपके सामने न्यूज़ का एक पूरा बुलेटिन आता है जी, इसके पीछे एक बड़ी स्पेशल मेहनत होती है, नो डाउट। उसमें रिपोर्टर्स भी काम कर रहे होते हैं, उसमें हमारे बहुत सारे प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, लेकिन एक हेड प्रोड्यूसर होते हैं जो कि इसको डील कर रहे होते हैं। तो बिलाल साहब की मेहनत वो जो सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही होती है। सिटी 42 में भी वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। 14 साल से सिटी न्यूज़ नेटवर्क का वो जी बहुत अहम रुकन भी हैं और अभी तक अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सिटी 41 में एज अ हेड वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं जी। बिलाल साहब को हम बहुत बहुत मुबारकबाद सालगिरह की देना चाहेंगे। बहुत सारी नेक तमन्नाएं, बहुत सारी नेक ख्वाहिशात। अल्लाह ताला आपको जी आने वाली ज़िंदगी में बहुत सारी खुशहाली दे। जिस तरह से आप अपनी मेहनत का सफ़र लेके चल रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दे। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। 4 दिसंबर को जी सालगिरह है शुजा अब्बास काज़मी की, और इसके बाद जी अम्ब्रेज एंड एलीस की जी, और इसके बाद ये ट्विन ब्रदर्स हैं जी। इसके बाद फ़िदक की बर्थडे है जी, फ़िदक ज़हरा। और अब्दुल रहमान है जी, ये कैमरामैन हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क में। राय नासिर हैं, और इसके बाद अब्दुल्ला नईम। आप सब लोग को मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। आपकी बर्थडे भी ऐसे ही स्पेशल होगी। आप अपने पिक्चर्स भिजवा के प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं जी, स्टे विद अस। वेलकम बैक। सो आपको बताने लगे हैं हम, लाहौर में एक्सपो सेंटर में 3 रोज़ा शानदार तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट पाकिस्तान लाहौर चैप्टर की जानिब से एक्सपो सेंटर लाहौर में ये तकरीब होने जा रही है जी। आईपेक्स 2025 पावर्ड बाय आर्किटेक्ट वर्ल्ड, और आप यहाँ पर जा सकते हैं जी 5, 6 और 7 तारीख को। अच्छा जी, यहाँ पर जाके आप एक्सपीरियंस क्या करेंगे? लार्जेस्ट बिल्डिंग मटेरियल एग्जीबिशन जो है यहाँ पर लगाई जा रही है। खुसूसी तौर पर आप यहाँ जा सकते हैं। डिस्काउंट यहाँ बड़ी स्पेशल ऑफर की जा रही है जी, जितना भी बिल्डिंग मटेरियल है। सो इससे रिलेटेड जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं जी, 5, 6 और 7 दिसंबर को आप यहाँ पर जा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये जो है इवेंट होने जा रहे हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में। सो आप यहाँ पर जा सकते हैं, इसका हिस्सा बन सकते हैं। सो इसी के साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।